नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविंद्र त्यागी है और मैं आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आजकल हमारे समाज में और राजनीति में खास तौर पर सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया है उस पर भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं कि अगर कोई डिसेंट वॉइस है, कोई आपसे अगर नाइत्तफाकी रखता है तो उसको तुरंत आप अलग अलग तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो कृपया मेरी बात को आप सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है आप नाइत्तफाकी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज मैं बात रखना चाहता हूँ जो अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए और केंद्र सरकार के कथनानुसार ये कानून तीनों के तीनों किसानों की समस्याओं को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे और किसानों को की आय दुगनी कर देंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में भी वादा किया था कि 2020 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। और केंद्र सरकार के अनुसार ये बिल किसानों के भले के लिए है, लेकिन न जाने क्यों किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं, हो सकता है वो नाजायज़ भी हों, लेकिन मुझे लगता है कि वो जायज़ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो 3 बिल आए हैं, इन बिल्स से पहले 2 महीने पहले इन्हीं बिल्स को अध्यादेश की शक्ल में पास किया गया। अब अध्यादेश उस स्थिति में लाया जाता है जब कभी संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए, किसी आपातकाल में तुरंत उस कानून को बनाने की, लागू करने की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। अब इसमें पहला सवाल तो मेरा यही है कि किसानों की इन समस्याओं के लिए ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, क्या आपातकाल था कि आप पार्लियामेंट का, संसद का जो सेशन है उसका इंतज़ार नहीं कर सकते थे और आपको राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाने पड़े। अब दूसरी बात, ये जो 3 बिल एक साथ पास हुए हैं, इनकी एक, जैसे कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला था कि क्रोनोलॉजी समझिए, मैं उन्हीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 बिल पास हुए हैं, बड़े लंबे लंबे से नाम हैं इनके बिल के, मुझे पढ़ के ही बताने पड़ेंगे। एक पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब इस एक्ट में जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं, वो जो बात की जा रही है कि भाई हमने किसानों के लिए एक फ्री मार्केट दी है। फ्री मार्केट किसानों के लिए देने से उनको अपनी उपज के अच्छे दाम मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान की समस्या प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन हमारे पास बहुत है। हिंदुस्तान के किसान की समस्या है उसकी उपज का सही दाम मिलना। अब इस सही दाम के लिए बड़े लंबे टाइम पहले, लगभग 50 के दशक में 2-3 चीज़ें लागू की गई थी जो उस समय की ज़रूरत भी थी। एक प्रावधान था APMC का जो बनाया गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ बनाई गई और जिनमें एक स्थान तय किया गया, नियत किया गया कि किसान अपनी प्रोड्यूस को, अपने उत्पादन को वहाँ जाकर के बेच सकता है और वहाँ पर भी बोली लगा करके उसका सामान बेचा जाएगा जिससे उसको अच्छी से अच्छे दाम मिल सके। क्योंकि उससे पहले होता क्या था कि हमारा किसान गाँव के अंदर जो महाजन होते थे, जो साहूकार होते थे, आपको ध्यान होगा, अगर मदर इंडिया आपने देखी होगी तो उसमें सुखी लाला का एक बड़ा अच्छा रोल, बड़ा अच्छा एक कैरेक्टर उसमें दिखाया। तो सुखी लाला उस समय हर एक गाँव में थे जो किसानों का पूरी तरीके से दोहन करते थे, उनकी उपज को अपने मनमाने दामों पर खरीदते थे। उस कुचक्र से किसान को बचाने के लिए 2 चीज़ें बनाई गई थी, एक APMC और दूसरा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा हर साल घोषित किया जाता है, जो एक पूरा एक सिस्टम है। उसके सिस्टम के द्वारा उस किसी भी प्रोडक्ट के एक कम से कम एक दाम तय किया जाता है और उससे कहा जाता है कि इससे नीचे हम नहीं खरीदेंगे किसान से। अब वो APMC के अंदर जाकर के किसान अपना प्रोडक्ट बेचता है और वो MSP या उससे ऊपर के दामों पर वहाँ पर बेचा जा सकता है। हाँ, ये भी बात ठीक है कि APMC में आने वाले टाइम में जैसे जैसे वक्त गुजरा उसमें बहुत सारी कमियाँ आई। मैं खुद भी, क्योंकि किसान परिवार से संबंधित हूँ, वो किसान, मैं खुद भी, मैंने मंडियों को झेला है, मंडियों में गया भी हूँ और आज भी देखता हूँ, उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन कमियों को दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि APMC, जहाँ तक मेरी समझ है, एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि APMC का जहाँ जहाँ एक चेन अच्छी तरीके से सिस्टम बना,
वहाँ किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एपीएमसी का जो तंत्र है वो अच्छी तरीके से पिछले 50-60 सालों में काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कहीं के किसानों ने करी है तो उन्हीं क्षेत्र के किसानों ने। अब उसको ख़त्म करके एक फ्री मार्केट की बात करी जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी दिया कि भाई एक अफवाह फैलाई जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के बीच में कि एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री के वादे का सवाल है, तो प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले भी एक वादा किया था कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन निजीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं 4 साल के बाद आज केंद्र सरकार पूरी तरीके से रेलवे को निजी हाथों में देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री का वो बयान भी हमें याद आता है जब उन्होंने कहा था कि 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के बाद भारत की किस्मत बदल जाएगी नोटबंदी के समय। अब वो नोटबंदी ने क्या किया, कितनी किस्मत बदली, वो भी उस पर विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक और चीज़ आई थी जीएसटी, जिसको दूसरी आज़ादी की तरह पेश किया गया, आर्थिक आज़ादी। और एक वन नेशन वन टैक्स की बात करके भी आपको तो बिल्कुल एक चमत्कार हो जाएगा। और बिजनेस, अब जो बिज़नेस करते हैं छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन हैं वो समझ सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हुई हैं या बढ़ी हैं, या वस्तुओं के दाम जो भी हम उपभोग करते हैं उनके दाम जीएसटी के आने के बाद कम हुए हैं या बढ़े हैं। वो तो इन सब परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज किसानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उसका कोई बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इसमें एक सवाल पूछा गया कि भाई अगर किसानों को लगता है कि एमएसपी ख़त्म किया जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं किया जा रहा है, तो इन कानूनों के अंदर, इस कानून के अंदर जो आपने जो बनाया है उसके अंदर आपने लिखा क्यों नहीं कि एमएसपी से नीचे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा? ये तो आपने लिखा नहीं। अब इस सवाल तो वाजिब है ना। अगर एमएसपी नहीं खत्म किया जाना तो आप कानून का उसको हिस्सा बना देते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें कानून में दूसरी बात मेरी जो समझ में आती है वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वन नेशन वन मार्केट, जबकि वो कह रहे हैं कि एपीएमसी भी लागू रहेगा और फ्री मार्केट भी रहेगा, यानी 2 मार्केट हो गई। अब उन 2 मार्केटों में क्या फ़र्क है, ये भी मैं जितना मैं समझता हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एपीएमसी में जब कोई भी व्यापारी सामान खरीदने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको एक एपीएमसी टैक्स देना होता है। वहाँ पर जो आड़ती है या जिसको हम बिचौलिया भी कह सकते हैं उसका कमीशन भी देना पड़ता है। अब जो फ्री मार्केट की बात करी जा रही है वहाँ पर जो व्यापारी है उसको ये परमिशन दी जा रही है कि वो किसान से एपीएमसी के बाहर भी डायरेक्ट माल खरीद सकता है। अब कौन सा व्यापारी एपीएमसी में जाके खरीदेगा जब वहाँ पर टैक्स भी देना है, वहाँ पर कमीशन भी देना है, बाहर ना टैक्स देना है ना कमीशन देना है, तो क्यों जाएगा व्यापारी वहाँ पर? अब जब व्यापारी मंडी में जाएगा ही नहीं तो किसान अगर एपीएमसी में जाकर के अपना माल बेचने की कोशिश भी करेगा तो उनका माल खरीदने वाला कौन होगा? जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो जब मंडी के अंदर माल खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो एमएसपी तो अपने आप ही निष्प्रभावित हो गया, निष्प्रभाव, उसमें कोई व्यावहारिकता रही नहीं। तो इसलिए किसान जो है वो नाराज़ भी हैं। और कल 25 सितंबर को किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया, भारत बंद का आयोजन भी किया, जगह जगह लाठियाँ भी चली, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार लाठियों के द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। अब ये पहला कानून। दूसरा कानून जो आता है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। अब इस प्रोटेक्शन एग्रीमेंट में क्या किया है, प्रोटेक्शन दी है या किसान को एक फ्री मार्केट में बड़ी मछलियों के खाने के लिए छोड़ दिया गया है। इस कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी जा रही है, जिसमें बड़ी कंपनियां किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि आप हमारे लिए आप पैदावार कीजिए और उस पैदावार को हमें बेचिए, वो रेट पहले ही तय हो जाएंगे। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। अब हम तीनों कानूनों को जब एक साथ रख के देखते हैं तो पहले तो आपने एपीएमसी को ख़त्म किया या निष्प्रभावित किया, दूसरी बात आपने एमएसपी को भी व्यावहारिक बना दिया, तीसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी है कि जिसमें बड़ी कंपनियां किसानों की ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट करके उनको फार्मिंग करेंगे, यानी ज़मीन किसान की रहेगी, खेती किसान करेगा, लेकिन उसकी उपज पर अधिकार किसान का नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में बाद में अगर किसी किसान को लगता है कि मुझे यहाँ अपना जो उत्पादन है उसको एक जगह बेचने से फ़ायदा है, दूसरा जगह बेचने या तीसरी जगह बेचने से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको बंद जाना पड़ेगा और वहीं पर अपना माल बेचना पड़ेगा। और इसमें एक और प्रावधान है, इसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी और किसान के बीच में अगर कोई परेशानी होती है, कोई विवाद होता है, तो उसको विवाद का निपटारा करने का अधिकार किसको होगा?
कोर्ट जाने की किसान को कोई भी सुविधा इस कानून के अंतर्गत नहीं दी गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो उसका विवाद का निपटारा करेगा वो जिलाधीश करेगा। जिलाधीश यानी एक सरकार का नुमाइंदा, सरकार का सिस्टम। अब सरकार में किसान की बात ज़्यादा सुनी जाती है या उद्योगपति की बात ज़्यादा सुनी जाती है, ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं। और तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत ये जो शायद 1955 या 57 में बनाया गया था, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उन पर एक लिमिट लगाई गई है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप उसको स्टॉक नहीं कर सकते। अब वो क्यों बनाया गया? क्योंकि आप समझिए कि जब फ्री मार्केट होता है तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो कोई भी माल खरीद करके जमा करेगा, और जब उस किसी भी सामान की एक कृत्रिम कमी पैदा की जाती है और कृत्रिम कमी पैदा करने के बाद उसके रेट जब बढ़ जाते हैं तब उस सामान को धीरे धीरे अपने गोदामों से बाहर निकाल करके बढ़े हुए रेटों पर बेचा जाता है। ये इसी से बचने के लिए ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की लिमिट लगाई गई थी, जो इस सरकार ने अब बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने जो अपनी बात रख रहा हूँ उसमें मुझे 2 या 3 बड़ी बातें जो मुझे इसमें सरकार से पूछनी है। पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि कमोडिटीज़ एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, वो ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है? क्या अब पूरी तरीके से जो हमारे साहूकार सिस्टम है या बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथ में नहीं आपने हमारा जो खाद्य सुरक्षा वो दे दिया है? किसान की जो आज़ादी है क्या वो कम नहीं हो जाएगी? अब इसमें एक बात और आती है कि हमने फ्री मार्केट कर दिया। अब फ्री मार्केट की जहाँ तक बात है, ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि ये सिद्धांत में कहने वाली बड़ी अच्छी बात लगती है कि फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई से चीज़ों की जो कीमतें हैं वो तय होती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। व्यावहारिक रूप से होता ये है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कीमतों को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। जब उसको कीमतें बढ़ानी होंगी तो माल को जमा करेगा, माल को जमा करता जाएगा, उसको डिमांड, कृत्रिम एक डिमांड पैदा कर दी जाएगी और कृत्रिम डिमांड पैदा होने के बाद उसके रेट बढ़ेंगे। और जब चीज़ों के रेट घटाने होंगे तो गोदामों का निकला हुआ माल, गोदामों में जमा हुआ माल एक साथ मार्केट में छोड़ दिया जाएगा और रेट घट जाएंगे। अब इसका अंजाम क्या होगा? जब किसान की फसल पैदावार पर आएगी, कटाई पर आएगी, उस समय गोदामों से माल निकल के तुरंत मार्केटों में आएगा और उस समय प्रोडक्ट के रेट कम हो जाएंगे, जिससे किसान को ये लगे कि हम जिस भी रेट पे मेरा माल बिक रहा है कम से कम बिक जाए। जब वो माल बेच चुका होगा, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर वही माल जब गोदामों में पहुंच जाएगा तो उन गोदामों में एक पहुंचने के बाद एक स्टॉक बना करके फिर उसी सामान के रेट इतने बढ़ाए जाएंगे कि वही किसान जो उस सामान को पैदा कर रहा है या उसी तरह के दूसरे किसान भी या जो गरीब परिवार है या हमारा कंज्यूमर जो भी है, जब उसको सामान को खरीदने के लिए जाएगा तो उसको कई गुनी कीमतें देनी पड़ेगी। अब बड़ा अच्छा लगता है फ्री मार्केट, लेकिन फ्री मार्केट एक्चुअल में ऐसे ही काम करता है। फ्री मार्केट में होता यही है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं कि 2014 में भारत में टेलीकॉम सेक्टर की 22 कंपनियां काम कर रही थी। आपने बहुत सारे नाम, यूनिनोर, एयरटेल, एयरसेल, बहुत सारे काम नाम। लेकिन जब एक बड़ी मछली बाजार में आई, जियो, तो जियो ने क्या किया? जियो ने अपने, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पूंजी थी और सरकार का समर्थन भी साथ था, तो उसने इस तरह की नीतियाँ बनाई, इस तरह की अपने रेट्स बनाए कि वो सारी की सारी कंपनियां तबाह हो गई और आज बाजार में केवल 2 कंपनियां, सरकारी कंपनी BSNL भी, वो भी तबाह हो चुकी है। 2 ही कंपनियां बची हैं, एयरटेल और जियो। और ये मोनोपोली, जब भी किसी मार्केट में मोनोपोली बनती है तो उसका फिर कंज्यूमर को अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो किसानों के हक में बात करी जा रही है कि बिल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों तरीके से नुकसानदायक है। कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदायक है, उसको रेट ज़्यादा मिलेंगे, और किसान के लिए नुकसानदायक है, उसको रेट कम मिलेंगे, और साथ ही वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट बना करके बड़ी कंपनियों का एक तरह से बंधुआ बन जाएगा। ये ऐतराज़ हैं किसानों के, और इन ऐतराज़ों पर सरकार की तरफ से कोई भी सफाई नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं दिया गया है। जो किसानों की जो उनको मन में शंकाएँ हैं, उन शंकाओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। और फ्री मार्केट के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। यूरोप और अमेरिका में पूरी तरह से फ्री मार्केट है, किसान के लिए भी वहाँ फ्री मार्केट है, लेकिन 1960 से लगातार अभी तक कई स्टडीज़ इस बारे में है कि वहाँ पर किसानों की जो स्थिति है, किसानों की जो इनकम है,
वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है। और किसानों को सहारा देने के लिए यूरोप के सभी देशों में और अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी जा रही हैं जिससे वो सर्वाइव कर सकें। और न केवल किसानों की पैदावार के लिए बल्कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट के लिए भी वो बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज दी जाती हैं। तब वहाँ की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सर्वाइव कर पा रहा है। और इस दूसरी तरफ हम अपने किसान को संरक्षण देने की बजाय उसे मार्केट के अंदर, फ्री मार्केट के अंदर छोड़ रहे हैं। फ्री मार्केट एक जंगल की तरह है जहाँ पर जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो छोटे को दबाएगा, खाएगा, शिकार कर लेगा। और आज इस फ्री मार्केट में जो हमारा किसान फंसा है केंद्र सरकार के फैसलों के द्वारा, वो उस जंगल में निरीह प्राणी की तरह आ चुका है जिसको बड़े शिकारी दबोच लेंगे और उसका आराम से शिकार करेंगे। तो मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है, ये गुजारिश है कि आप व्यावहारिकता की बात करिए। हमारा किसान, भारत का किसान, आपको पता होगा कि ज़्यादातर छोटे किसान हैं। भारत में 80% से ज़्यादा किसानों के पास 1.5 एकड़ से कम ज़मीन है। 80% लोग, और वो 1.5 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाला किसान हजारों लाखों करोड़ की कंपनियों के जो मालिक हैं, उनके जो नुमाइंदे होंगे, उनसे किस तरह से बार्गेन कर पाएगा? क्या उसकी बार्गेनिंग पावर उनके बराबर की होगी? क्योंकि फ्री मार्केट तो बार्गेनिंग पावर पे चलती है ना, तो बार्गेनिंग पावर क्या उनके बराबर होगी? तो असल में ये जो तीनों कानून हैं ये हमारे कृषि के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी जो लोग इनका समर्थन भी कर रहे हैं, जो खासतौर पर उन्हें लगता है कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया, जो करते हैं वो सही करते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए कि पिछले 6 सालों के अंदर मोदी जी के जो भी आर्थिक फैसले रहे हैं उनका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है, हर बार भुगतना पड़ा है। चाहे वो रोमांचक फैसला नोटबंदी का हो, चाहे वो जल्दी में लिया गया फैसला जीएसटी का हो, और अब ये तीसरा बार जो हमारा छोटा व्यापारी है वो जीएसटी और नोटबंदी से तबाह हो चुका है और अब किसान की बारी है। मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ इस पर पुनर्विचार करें। मैं राष्ट्रपति से प्रार्थना करता हूँ इन तीनों कानूनों पर सिग्नेचर न किए जाएं। ये पूरी तरीके से भारत के किसान की फांसी का फंदा है। यही मैं आपसे बात कहना चाहता था। आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हमारा किसान इस स्थिति में है कि वो फ्री मार्केट का मुकाबला कर पाएगा? अब इसके थोड़ा सा मैं 1-2 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन किसान किस चीज़ का करता है? गन्ना, चावल और गेहूँ। अब यही 3 फसलें क्यों? क्योंकि इनको ये 3 फसलें ऐसी हैं जिनमें किसान को ये गारंटी मिलती है कि मेरी प्रोडक्ट एमएसपी या एमएसपी से ऊपर बिक जाएगा, क्योंकि इन तीनों फसलों का जो रेट है वो सरकार द्वारा तय किया जाता है। और इन तीनों फसलों के, अब लोग कहते हैं नहीं जी किसान को तो अन्य नकदी फसलों की तरफ जाना चाहिए। भैया किसान मूर्ख तो नहीं है। किसान से बड़ा इकोनॉमिस्ट मैं नहीं मानता किसी को। जिस चीज़ का उसको प्रोडक्ट, जिस चीज़ का उसको दाम अच्छा मिलेगा, जिस चीज़ में उसको गारंटी मिलेगी वही तो करेगा ना। आप उसको ज़बरदस्ती कहीं नहीं आपको कपास उगाइए, आप उसको ज़बरदस्ती करें नहीं आप तो दालें उगाइए, आप दालों के लिए आप उसको एमएसपी दीजिए ना। आप तय कीजिए कि आपकी दालें इस रेट से कम में नहीं बिकेंगी, किसान बनाएगा ना, उगाएगा। लेकिन जब आप किसान को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तभी तो वो इन तीन फसलों पे जा रहा है ना। फ्री मार्केट वही करेगा कि इन 3 फसलों की गारंटी वो भी खत्म हो जाएगी, और जब वो खत्म होगी तो किसान के पेट पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के पेट पर लात लगेगी। क्योंकि किसान, कृषि केवल 14% जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोगों की आजीविका का साधन आज भी कृषि ही है। और कृषि में सुधार इन कानूनों के द्वारा नहीं, कृषि में सुधार सरकारी निवेश के द्वारा होना चाहिए। जिस कृषि क्षेत्र में 60% से ज़्यादा लोग अपनी आजीविका के भरोसे हैं, उस कृषि क्षेत्र में भारत सरकार का जो खर्च है वो जीडीपी का केवल 0.6%, 1% से भी कम, 0.6% जीडीपी का खर्च होता है कृषि पर। और जो हम बड़े बड़े एनपीएस, बड़े बड़े लाखों करोड़ के जो लोन बड़ी बड़ी कंपनियों के हम माफ़ कर देते हैं, उनसे
न सरकार को कोई दिक्कत होती है, न पब्लिक को कोई दिक्कत होती है, लेकिन किसान की जब किसी सब्सिडी की बात आती है, जब किसान के किसी लोन की माफ़ी की बात आती है, किसान को किसी मदद की बात आती है, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगती है कि भाई बहुत बड़ी। लेकिन आप समझिए इस बात को कि किसान कृषि से 60% लोग इस देश के ही जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे देश को अगर आज आत्मनिर्भर हम अन्न में हैं तो किसान की मेहनत। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी किसान के लिए बोलिए। आप किसान हैं, किसान के बेटे हैं, या किसान का कोई भी सामान उपभोग करते हैं, तो आप किसान के लिए बोलिए, क्योंकि किसान रहेगा तो ही देश रहेगा। यही मैं आपके सामने कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।